हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है न्यू एरा के इस चैनल में जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। अभी तक हम कुछ कर रहे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस जो एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 में आए हुए थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ρ1 एंड L1 आर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, कोई भी एक वायर है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1 है और लेंथ क्या है, L1 है बच्चों। और फिर क्या है, इज कनेक्टेड विथ अ वायर, किसी को उसको कनेक्ट किया गया एक दूसरे वायर से जिसकी लेंथ L2 है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ρ2 है। तो ρ2 और L2 है। अब क्या बोला गया है, एज शोन बिलो द इफेक्टिव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब हमें इसको क्या करना है, एक अलग से वायर से रिप्लेस करना है जिसकी रो इफेक्टिव, जैसे हम क्या करते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या करते थे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से की वैल्यू निकालते थे। उसी तरह इस पे आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। आपको क्वेश्चन में एरिया के बारे में कुछ नहीं दिया है, मतलब दोनों वायर A1 और A2 की वैल्यू आप क्या लोगे, सेम लोगे। और साथ में क्या है, आपको बाद वाली लेंथ के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, मतलब इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव के बारे में क्या होगा, L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। L में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बनाया गया, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 होना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है बच्चों। अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट इंटू L इक्विवेलेंट अपॉन A इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ρ1 इज इक्वल्स टू ρ1 L1 अपॉन A1 प्लस ρ2 L2 अपॉन A2। क्या आएगा, ρ1 L1 अपॉन A1 और ρ2 L2 अपॉन A2। यहाँ पे A1 और A2 सेम है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से तो रो इक्विवेलेंट इंटू L इफेक्टिव क्या होगा, L1 प्लस L2, क्योंकि लेंथ के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, अपॉन A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ρ1 L1 अपॉन A इज प्लस ρ2 L2 अपॉन A। यहाँ पे किसी भी केस में आपको A के बारे में नहीं बोला है, मतलब एरिया आपको सेम लेना पड़ेगा। इसको आप काटोगे तो यहाँ से रो इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो इस तरीके से रो इफेक्टिव की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है जो एनटीएससी में पिछले टाइम्स में पूछा गया। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो, when three identical bulbs of 60 watt and 220 वोल्ट रेटिंग, मतलब रेटेड पावर आपको क्या दी गई है, तीन बल्ब्स हैं, तीनों की रेटेड पावर कितनी दी है, 60 वाट और अक्रॉस 220 वोल्ट। अब आगे क्या बोला गया है, द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी, कितनी पावर ड्रॉ करेंगे। उनको हमने क्या किया, ये तीन बल्ब्स थे, इनको हमने कनेक्ट किया किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब तीनों बल्ब कैसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे। अब इनके अक्रॉस जो हमने सोर्स लगाया वो भी कितने का था, 220 वोल्ट का। बच्चों ये क्या शो करता है, AC अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को। अब देखो यहाँ पे रेटेड पावर आपको क्या दी है, एक रेटेड पावर क्या दी है, 60 वाट और 220 वोल्ट।
पर अब क्या है, पहले तो पोटेंशियल एक को कितना मिल रहा था 220 वोल्ट, पर अब वही 220 वोल्ट कितने बल्ब्स के बीच पे डिवाइड हो गया, 3 बल्ब्स के बीच पे डिवाइड हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपका पोटेंशियल सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा आप याद रखना कि V बढ़े चेंज हो सकता है, किसी भी वायर का, बल्ब का I चेंज हो सकता है, पर ओवरऑल किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, एक बल्ब के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से निकालोगे P इज इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। ये 60 इज इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 60। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो रेजिस्टेंस इसका होगा वही इसका भी होगा, R 3R होगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा अपने पास 3R का, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है 220 वोल्ट का, क्या है 220 वोल्ट का। अब अगर आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है, पावर कंज्यूम क्या आएगा, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है V स्क्वायर बाई R। R की वैल्यू क्या है 3R आएगी, यहाँ पे क्या आएगी बच्चों 3R आएगी। अब पावर की जगह है P निकालने के लिए आप V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे R नहीं है 3R है, तो मतलब 3 टाइम्स ऑफ 220 का स्क्वायर अपॉन 60 करोगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 20 बचेगा, और इसको ऊपर भेजोगे तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 20 वॉट। कितनी आई 20 वॉट। जब एक बल्ब को आप कनेक्ट करोगे 220 सोर्स के साथ तो आपको कितनी पावर मिल रही है 60 वॉट की। पर अगर 3 को कनेक्ट करोगे तो आपकी पावर क्या हो गई, घट गई, आपको कितनी मिल रही है 20 वॉट की। तो समझ में आया। इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस केस में आपका V और I चेंज हो सकता है, आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, R कांस्टेंट रहेगा, और पावर के आपको जितने भी फॉर्मूले आते हैं उनके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कॉम्बिनेशन बने सीरीज़ या पैरेलल उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन है, ये आगे IIT और एम्स के भी पेपर में आता है, और ये NTSC के स्टेज 2 में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस कहलाते हैं असर्शन रीजन, जिस पे आपको बताना है कि स्टेटमेंट A 1 और 2 करेक्ट है, क्या स्टेटमेंट 1 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या 2 पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस चीज़ को पूरी तरीके से देखना पड़ता है। अब देखिए इस पे क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, जो पहला ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन ये है, अगर A लगा रहे हो मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 पहले वाले को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा क्या बोलता है, A और B दोनों सही हैं पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि एक सही है, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। और फोर्थ वाला क्या कहता है बच्चों कि पहला गलत है और दूसरा सही है। तो ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। असर्शन रीजन में पहला असर्शन अगर देखेंगे, ऑन चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। मतलब किसी भी कंडक्टर का अगर आप डायमेंशन, लेंथ कुछ भी चेंज कर लो तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। सही बात है, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, उसको डायमेंशन से कोई भी मतलब नहीं। मतलब फर्स्ट इज ट्रू। अब दूसरा क्या बोल रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसने एक्सप्लेन कर दिया, इसने बता दिया कि रेजिस्टिविटी
किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब ये भी क्या है? सही है। और ये क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? वन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आता है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 या ए बोल सकते हो। अब दूसरे असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं। इस पे क्या बोल रहा है? व्हेन द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज इक्वल। ये क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। हाँ बच्चों, ये बात तो सही है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब ये पॉइंट ट्रू है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द करंट get divided in the ratio of their effective resistance। एक चीज ये है V is equals to IR, V is equals to IR। एक चीज बताओ, V कांस्टेंट है, अगर R बढ़ोगी तो I कम होगा, अगर I बढ़ाओगे तो क्या होगा? R कम होगा। मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, मतलब I is inversely proportional to R, I is inversely proportional to R। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, मतलब ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आया? एक्चुअल में रिलेशन क्या होगा? I1 is to I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/R1 is to 1/R2, ऐसा रिलेशन आएगा। पर वो क्या बोलना चाहता है? वो बोलता है I1 is to I2 इज इक्वल्स टू R1 is to R2। तो बच्चों ये सही नहीं है। सही क्या है? ये। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा? इसके लिए आपका थर्ड ऑप्शन सही आएगा। थर्ड ऑप्शन से सही आएगा। अब चलते हैं तीसरे असर्शन रीजन की तरफ। तीसरा असर्शन रीजन क्या कहता है बच्चों? तीसरा कहता है अ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। हमने ये देखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमेशा किधर जाता है? लोअर पोटेंशियल यानी निगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है उसका? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे निकला है? वर्क डन से। और वर्क डन क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसीलिए क्या होगा? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये भी गलत होगा। तो इस पे पहला सही और दूसरा गलत है, तो इसका भी क्या होगा? ऑप्शन थर्ड आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब देखते हैं, हाँ अब क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है आप सब जानते हैं, वाकिफ है। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, और वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। कोई ऑप्शन है क्या? ये फर्स्ट का, ए का क्या है? सेकंड। कितनों में ए का सेकंड दिख रहा है? फर्स्ट और फोर्थ में। अब देखो दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। दोनों में है, बी की वैल्यू दोनों में क्या है? 1 है। अब देखो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो दोनों रेजिस्टेंस से क्या होती है? कम। तो नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सी का क्या आएगा? फोर्थ। तो सी का फोर्थ किस में है बच्चों? सी का फोर्थ है इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैच द कॉलम। इस पे क्या बोल रहा है बच्चों? द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट। फिर क्या है? the opposition offered by a conducting or a non-conducting material during the flow of current। opposition को क्या बोलते हो आप? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस बोलते हो। हाँ, तो फर्स्ट का क्या है? सेकंड। और सेकंड का क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट का क्या है? सेकंड। और सेकंड का क्या है? फर्स्ट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, 2 ऑप्शन है ऐसे अपने पास। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला। द वर्क डन बाय द
वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वर्क डन क्या कहलाता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो थर्ड का क्या होगा, फोर्थ, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। और फोर्थ क्या है, द मटेरियल विच डज नॉट मेल्ट इजीली एट हाई टेम्परेचर, ऐसे मटेरियल जो इजीली हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होते वो क्या होते हैं, जनरली एलॉयज होते हैं। क्या होते हैं, एलॉयज या फिलामेंट, फिलामेंट भी वही है, किससे मिला होता है, एलॉयज से मिलके बना होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ मैच द कॉलम थे। मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़, इसके पहले मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन वीडियोस बनाए हैं एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सारी सीरीज़ को देखें, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू।